हाउ आर यू। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हमने पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर कवर अप करना है, बट उससे पहले मैं ये बता दूं कि यार मैंने चैप्टर का नेम ही गलत लिख दिया, उसके लिए सॉरी। क्योंकि यहाँ पे बायोपोलैरिटी नहीं है, ये आपके चैप्टर का नेम बायोपोलैरिटी है, ठीक है। मैंने गलती से ओ डाल दिया, आप इसको ठीक कर लेना, ये मत टेप आना, ठीक है। वैसे तो नाम तो नहीं आएगा, पूछेंगे नहीं, बट फिर भी आप इसको करेक्ट कर लेना। तो ये जो आपका चैप्टर है बेटा, ये बेसिकली फर्स्ट चैप्टर नहीं है आपकी बुक का, इसको सेकंड चैप्टर बनाया गया है। बट सीबीएसई ने इसको फर्स्ट कर दिया क्योंकि आपका जो पहला चैप्टर था पॉलिटिकल साइंस का दी कोल्ड वॉर इरा, अब वो क्या हो चुका है, डिलीट। तो उससे आपका क्या है, सिलेबस इन्होंने थोड़ा बहुत डिलीट किया है। बट अगर आप पॉलिटिकल साइंस की बात करोगे तो ज़्यादातर टॉपिक जो हैं वो आपके ऐड ही हैं, ठीक है। ज़्यादातर टॉपिक्स आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। तो मैं आपको पहले ये बता दूं कि इस चैप्टर की मैं 4 वीडियोस लेके आऊँगी। मतलब पार्ट फर्स्ट में हम हाफ चैप्टर कवर अप करेंगे, पार्ट सेकंड में जो एंड ऑफ बायोपोलैरिटी का रह जाएगा वो कवर अप करेंगे, पार्ट थर्ड में जो आपके इस चैप्टर के साथ टॉपिक एडेड है, मतलब इस बुक का जो इसके पीछे का जो चैप्टर है द यूएस हेजेमोनी, उसके हाफ टॉपिक हम कवर अप करेंगे। क्योंकि यहाँ पे यूनिपोलर वर्ल्ड लिखा है, आपको उसकी हार्ड पावर सॉफ्ट पावर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हाफ ही वो चैप्टर आना है, ठीक है। एंड पार्ट फोर्थ में जो बाकी के 3 टॉपिक्स रह जाएंगे हम वो कवर अप करेंगे। कौन से रह जाएंगे आपके, मिडिल ईस्ट क्राइसिस अफगानिस्तान, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेटाइजेशन CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स एंड 21 सेंचुरी का अरब स्प्रिंग, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स रह जाएंगे, तो हमें ये कवर अप करने हैं। मैं आपको बता दूं कि सिलेबस है क्या बेसिकली इस चैप्टर का। देखो, पहला तो ये चैप्टर हमने पूरा पढ़ना है, और इसके पिछला जो चैप्टर है आपका यूएस हेजेमोनी, ठीक है, उसका सिर्फ इराक इन्वेजन तक हमने टॉपिक कवर अप करने हैं। एंड बाकी के 3 टॉपिक CBSE ने यहाँ पे ऐड किए हैं। वो 3 कौन से, ये अफगानिस्तान वाला, CIS एंड अरब स्प्रिंग, ठीक है। तो टोटल आपको यहाँ पे 5 टॉपिक और पढ़ने पड़ेंगे इस चैप्टर को मिला के। तो आप सोच सकते हो चैप्टर कितना ज़्यादा लंबा कर दिया है CBSE ने, बट कोई बात नहीं, मैं आपको बहुत इजी तरीके से इसको समझा दूंगी। तो चलो अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं फिर। अच्छा, अब इस चैप्टर का नाम है द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी। बायो नहीं है यार, मजाक मत मेरा उड़ाना, बट मैंने गलत लिख दिया था यहाँ पे। चैप्टर का नाम है एंड ऑफ बायोपोलैरिटी। सबसे पहले बच्चे आपको चैप्टर का, ठीक है, नेम क्लियर होना चाहिए कि आखिर ये नेम बोल क्या रहा है, बता क्या रहा है, ठीक है। देखो, एंड का मतलब क्या होता है, ख़त्म होना कोई भी चीज़। बायोपोलैरिटी का हम यहाँ पे मतलब समझेंगे। चैप्टर का नेम पता होगा तो चैप्टर इजीली आपको क्लियर हो पाएगा, ठीक है। तो उसके लिए टेंट ना, इधर डायग्राम मैंने बनाया, ठीक है, आप इसको समझ लोगे तो बायोपोलैरिटी का आपको मतलब क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे लिखा है बायोपोलैरिटी। बाय का मतलब होता है टू, मैं यहाँ पे साइड में आपको लिख के बता देती हूँ, ठीक है। बाय का मतलब होता है टू, एंड पोलैरिटी का मतलब होता है 2 पोल्स, ठीक है, 2 पोल्स। अब यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, अगर आप बायोपोलैरिटी का मतलब समझना चाहते हो तो देखो, हमारी उस टाइम पे अर्थ थी, अर्थ तो कब से थी, ठीक है। आपकी वर्ल्ड है, वर्ल्ड के अंदर क्या हो रहा था उस टाइम पे, 2 सुपर पावर्स रूल कर रही थी, मतलब 2 पोल्स थे हमारे अर्थ के। एक पोल को कौन रूल कर रहा था, आपका USA, एंड दूसरा जो था आपका पोल, वो कौन रूल कर रहा था, USSR, ठीक है। ये दोनों ही सुपर पावर रूल कर रही थी हमारे वर्ल्ड अफेयर्स पे ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ कोल्ड वॉर इरा, एंड उसके पहले का भी जो टाइम पीरियड था। ये रूल क्यों कर रही थी, अब इनमें आइडियोलॉजीज का, ठीक है, और टसल चल रही थी कि किसकी आइडियोलॉजी किसके साथ ज़्यादा बेस्ट है। तो यहाँ पे ये बताया गया था कि जो USA की आइडियोलॉजी थी वो ज़्यादा मतलब अच्छी लगी लोगों को, और USSR की जो आइडियोलॉजी थी कम्युनलिज्म, वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, जिस करके वो गिर गया। आपका USSR क्या हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया। अब बायोपोलैरिटी का सिंपली मतलब क्या है, वर्ल्ड अफेयर्स में हमारे 2 पोल्स थे, USA USSR, जिनके बीच में आइडियोलॉजी को लेकर, ठीक है, टसल चल रही थी। जब भी कोई वर्ल्ड अफेयर्स में 2 सुपर पावर्स आपको देखने को मिले तो उसे हम बोलते हैं बायोपोलैरिटी, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा इनके आइडियोलॉजीज के बारे में भी बता देती हूँ। देखो, कोई भी टर्म के पीछे ISM लगा हो तो वो बेसिकली क्या होती है, आइडियोलॉजी। अब जैसे आप पढ़ते हो गांधीनिज्म, मार्क्सिज्म, ठीक है, ये सब क्या है बेटा, आपकी आइडियोलॉजीज हैं। अब कैपिटलिज्म आइडियोलॉजीज में क्या होता था,
यहाँ पे आपके प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा बढ़ोतरी दी जाती थी, ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर को माना जाता था। अब प्राइवेट सेक्टर कैसे, मतलब कि जो अभी आदमी होगा वो अपनी मेहनत के साथ आगे जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है कैपिटलिज्म में, बट ऑन दी अदर हैंड कम्युनलिज्म में गवर्नमेंट का रोल होता है, ठीक है। कम्युनलिज्म को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसका नेम है सोशलिज्म, ठीक है। बुक में सोशलिज्म भी दिया गया है, सोशलिस्ट भी दिया गया है, कम्युनिज्म भी दिया गया है। कंफ्यूज नहीं होना, तीनों का नेम क्या सेम ही है, सेम ही मतलब होता है कम्युनिज्म। अब कम्युनिज्म का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे गवर्नमेंट सब कुछ देखती है। कम्युनिज्म का मैं आपको सिंपली एक एग्जांपल देती हूँ, समझ लो, ठीक है। आपके पास यहाँ पे कोई फील्ड है, ठीक है। ये फील्ड को गवर्नमेंट ने क्या किया, इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एंड गवर्नमेंट क्या करेगी, इस फील्ड को, ठीक है, इक्वली लोगों के बीच में, अपने सब्जेक्ट्स के बीच में, जिसको आप प्रजा बोलते हो, या फिर स्टेट के बीच में इक्वली डिवाइड कर देगी। तो यहाँ पे हमें एक कंसेप्ट देखने को मिलता है कि कम्युनलिज्म में हमें इक्वालिटी ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू कैपिटलिज्म में। तो ये आइडियोलॉजीज थी। अब बेसिकली ये क्या था, बायोपोलैरिटी मैंने आपको बता दिया कि अगर वर्ल्ड अफेयरेंस में दो पोल्स आपको देखने को मिले, ठीक है, दो पोल्स मतलब दो सुपर पावर्स देखने को मिले, तो उसको क्या बोलते हैं, बायोपोलैरिटी। अगर आपको डेफिनेशन देखनी है तो मैंने यहाँ पे लिखी है, आप सिंपली, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने एग्जाम में भी लिख के आ सकते हो। तो यहाँ पे देख लेते हैं बायोपोलैरिटी का मतलब क्या होता है। देखो, द टर्म बायोपोलैरिटी, बायो नहीं है, बायोपोलैरिटी रेफर टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ पावर बिटवीन टू सुपर पावर्स, ठीक है। जब पूरा का पूरा जो आपका वर्ल्ड था दो पावर्स के ऊपर चलता था, उससे हम क्या बोलते थे, बायोपोलैरिटी। अब बायोपोलैरिटी में दो पावर कौन सी थी, यूएसए एंड यूएसएसआर, जो आज का आपका रशिया बन चुका है। रशिया का पहले नाम क्या था, यूएसएसआर, ठीक है। ये जो दो पावर्स होती थी, ये आपकी कल्चरल एक्टिविटी हो गई, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, ग्लोबल इन्फ्लुएंस कोई भी होगा, तो उसमें सबसे ज़्यादा रोल किसका रहेगा, इन दो पावर्स का, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया बायोपोलैरिटी क्या होता है। अब इसी से रिलेटेड कुछ टर्म्स यहाँ पे लिखी गई हैं, जैसे मल्टीपोलर, यूनिपोलर, बायोपोलैरिटी, ठीक है। अब आपको बायोपोलैरिटी का मतलब समझ में आ गया क्या होता है कि हाँ दीदी, बाय का मतलब होता है टू एंड पोलैरिटी का मतलब होता है पोल्स। जिस वर्ल्ड अफेयरेंस में दो सुपर पावर्स रूल करेंगे उसको बायोपोलैरिटी बोलते हैं। अब मल्टीपोलर क्या होगा, देखो हम क्रेयॉन्स लेने जाते हैं, ठीक है, वैक्स कलर्स आप लेने जाते हो, तो आपको मल्टी कलर्स चाहिए होंगे ना, एक कलर से तो आपका वो नहीं होता, पूरी ड्राइंग कंप्लीट नहीं होती। तो मल्टीपोलर क्या वर्ल्ड है कि जिसमें हर एक पावर होगी, ठीक है, बहुत सारी पावर होगी, मोर देन टू पावर्स होंगी, बहुत सारी, और ये पावर्स जो होंगी वो इक्वालिटी पे होंगी, ठीक है। यहाँ पे रिच पुअर का डिफरेंस नहीं होता मल्टीपोलर वर्ल्ड में। आगे है आपके टर्म यूनिपोलर। देखो, बायोपोलैरिटी पढ़ लिया दो पावर, मल्टी पढ़ लिया दो से अधिक वाली। अब यूनिपोलर का क्या होगा, जिसमें सिर्फ एक ही सुपर पावर रहती है। अब इस चैप्टर में हम यही बेसिकली पढ़ेंगे कि दोनों में से जो एक सुपर पावर थी वो आपकी ख़त्म रह गई थी एंड दूसरी पावर रिमेन रही थी, ठीक है, जिसकी हेजेमोनी आगे जाके चली। तभी आपका, ठीक है बच्चे, थर्ड चैप्टर का नाम भी यूएस हेजेमोनी है। हेजेमोनी क्या होती है, दादागिरी करना, ठीक है, कि जिसकी डोमिनेंस चली। अब दोनों में से एक तो हार ही गया था, यूएसएसआर आपका हार गया था एंड यूएस से बच गया था, जो आगे चल के क्या बना, आपका यूनिपोलर बना। तो इससे आपको इतना क्लियर हो गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें से भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाओ, उसके बारे में लिखो, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। अब हमने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करनी है। तो आपको आगे, ठीक है, बायोपोलैरिटी का मतलब समझ में आ ही गया होगा कि बायोपोलैरिटी क्या होता है। जब वर्ल्ड अफेयरेंस में दो सुपर पावर्स रूल करती है, कौन सी थी उस टाइम पे, यूएस एंड यूएसएसआर। अब देखो, आपको मैं एक बात बताऊँ, देखो कोई भी सुपर पावर अगर गिरती है तो उसके पीछे का, ठीक है, बहुत बड़ा प्रोग्रेस होता है। प्रोग्रेस इन सेंस ऑफ डिक्लाइनाइजेशन का जो प्रोसेस होता है ना, मतलब गिरने का, वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है। अब आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ, ठीक है। आपकी क्लास में कोई टॉपर बच्चा था, ठीक है, धीरे धीरे उसके मार्क्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, बट कैसे हो रहे हैं, तो उसका पीछे का कोई ना कोई रीज़न तो रहा होगा ना, कि जहाँ से स्टार्टिंग हुई थी डिसइंटीग्रेशन होने की, कहाँ से वो बच्चा डिक्लाइन होना शुरू हुआ। तो यही चीज़ अब हमने यहाँ पे भी पढ़नी है कि कहाँ पे सबसे पहली चिंगारी लगी थी, ठीक है, डिसइंटीग्रेट होने के लिए। यूएसएसआर क्यों डिसइंटीग्रेट हुआ, कहाँ पे सबसे ज़्यादा ये चीज़ हुई थी, सबसे पहली चीज़। तो सबसे पहली चीज़ जो हुई थी वो था आपका बर्लिन वॉल इंसिडेंट। अब बर्लिन क्या है, बहुत ईजी है समझना। देखो,
मैंने यहाँ पे बर्लिन का ठीक है मैप बनाया है, और बर्लिन आपका ठीक है जर्मनी के अंदर है। बर्लिन के अंदर क्या हुआ था बेटा, एक दीवार बना दी गई थी जिसको बोला जाता था बर्लिन वॉल। अब ये बर्लिन वॉल जो थी आपकी 28 साल तक रही, ठीक है, और 150 किलोमीटर लॉन्ग थी ये आपकी वॉल। अब ये वॉल बनती है आपकी 13 अगस्त 1961, ठीक है, ये मेरे को 61 ही है शायद, 1961, आप ऐसे ही याद कर लेना, 13 अगस्त 1961, ठीक है। कोई ये दीवार जो थी वो बनाई जाती थी, ठीक है, बना दी गई थी। अब ये दीवार बना दी, अब बर्लिन क्या हो गया था, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। ये सेक्शन ए है, ये सेक्शन बी है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, ठीक है। और इनकी डायरेक्शंस आप देखो, यहाँ पे नॉर्थ होगा, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब देखो, अगर आपने वर्ल्ड मैप ध्यान से देखा होगा तो यूएसए जो है ना आपका, वो वेस्ट डायरेक्शन की तरफ लाई करता है, और अगर आपने वर्ल्ड मैप ध्यान से देखा होगा तो यूएसएसआर भी आपका ईस्ट डायरेक्शन की तरफ लाई करता है। तो बर्लिन वॉल बना दी गई थी जिस करके बर्लिन दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। एंड जो वेस्ट बर्लिन होता था आपका, वो किसकी आइडियोलॉजी अपनाता था, यूएसए की। मतलब यहाँ पे डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा होती थी, कैपिटलिज्म में बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी होती थी एज़ कम्पेयर टू कम्युनलिज्म, ठीक है। यूएसए की आइडियोलॉजी तो जो थी आपकी वेस्ट बर्लिन अडॉप्ट कर ली, एंड यूएसएसआर की जो आइडियोलॉजी थी वो ईस्ट बर्लिन ने अडॉप्ट कर ली। अब ये बर्लिन वॉल बेसिकली शो क्या कर रहा था, आपका आइडियोलॉजी कॉन्फ्लिक्ट शो कर रहा था, ठीक है, कि कैसे एक ही एरिया के अंदर दो लोग आपस में लड़ रहे हैं आइडियोलॉजीज को लेके। अब देखो, ये बर्लिन वॉल बनी तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि जो यहाँ के आदमी वगैरह रहते थे वो यहाँ के आदमी से नहीं मिल सकते थे, और यहाँ की जो फैमिलीज रहती थी वो यहाँ की फैमिली से नहीं मिल सकती थी। तो बहुत ही ज़्यादा ठीक है प्रॉब्लम फेस उन्हें करनी पड़ी। ऑफ कोर्स यार, अपने रिलेटिव्स को छोड़ के कौन जाता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मतलब वॉर वगैरह की सिचुएशन हो गई थी। फाइनली क्या होता है, इस बर्लिन वॉल को ठीक है 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया जाता है, एंड दोनों आइडियोलॉजीज का यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा ख़त्म हो जाता है। क्यों तोड़ा जाता है, क्योंकि जो कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी थी, यहाँ पे डेमोक्रेसी बिल्कुल भी नहीं दी जाती थी लोगों को, इवन फ्रीडम ऑफ स्पीच जो थी यहाँ पे एब्सेंट थी, जिस करके क्या होता है, लोग ये दीवार मजबूरी में आके तोड़ देते हैं, एंड दोनों सुपर पावर्स की जो आइडियोलॉजी है वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो सबसे पहले जो चिंगारी थी वो यहीं पे लगी थी बर्लिन के अंदर, जब इस दीवार को तोड़ा गया था। उसके बाद ठीक है आपके रिवोल्ट स्टार्ट हो गए थे, जिस करके फिर यूएसएसआर पूरे तरीके से डिसइंटीग्रेट हो गया। तो यही चीज़ जो मैंने अभी आपको बोल के समझाई वो यही पॉइंट्स में लिखी गई है। स्क्रीनशॉट लेके आप इसको ठीक है लिख सकते हो एग्ज़ाम में अपनी इजीली। अगर आपको क्लियर कट क्लैरिटी के साथ नोट्स चाहिए तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पे साइड में आपको शो हो रहा होगा, आप जाओ मुझे वहाँ पे फॉलो करो और अपने नोट्स ले लो, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है यूएसएसआर। मैं कब से आपको 2 सुपर पावर्स के बारे में बता रही हूँ, तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि यूएसएसआर एक्चुअली है क्या। देखो, यहाँ पे भी मैंने एक डायग्राम बनाया है, आपको इजीली समझ में आएगा। अब मैंने पीछे भी आपको ठीक है ये सिंबल दिखाया था, यूएसएसआर का सिंबल। बेसिकली ये जो है ना आपका कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का सिंबल है जो शो करता है, एंड जो डॉलर का साइन होता है एस बना के बीच में लाइन होती है, ठीक है, वो आपका कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी को शो करता था। अब कम्युनिस्ट यूएसएसआर बेसिकली क्या था, यूएसएसआर की जो फुल फॉर्म थी बेटा वो थी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, या फिर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रशिया। दोनों में से एक नाम लिख के आओगे बोर्ड में, सही होगा, ठीक है, गलत नहीं होगा आपका। और हाँ, आप ये ध्यान में एक बात रखना, जितना भी मैं बच्चे आपको मटेरियल बताती हूँ वो कॉम्पिटिटिव बेस पे बताती हूँ, ठीक है, क्योंकि इस बार सीबीएसई ने क्या किया है, 50% जो आपका होगा, 50% जो आपका पेपर होगा वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर होगा, ठीक है। अब आपको इस टाइम पे और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो जिस टाइप का मैं मटेरियल आपको अभी प्रेजेंट करके बता रही हूँ, मैंने खुद ठीक है बुक रीड की है, उसके बाद मैंने नोट्स लिखे हैं, तो आप प्लीज़ ध्यान से थोड़ा सा सुनना ताकि आपके मार्क्स भी थोड़े अच्छे आएंगे, ठीक है। तो हाँ, हम यूएसएसआर की बात कर रहे थे। यूएसएसआर की फुल फॉर्म क्या है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक या रशिया, दोनों में से एक लिख सकते हो। यूएसएसआर आपका ठीक है 15 रिपब्लिक्स को मिला के बना था, जिसमें से सबसे ज़्यादा डोमिनेंट कौन करता था, रशिया। सबसे ज़्यादा रशिया की ज़्यादा चलती थी। अब मैं आपको इसका भी एग्जांपल दे दूँ, ठीक है। क्लास में बच्चे होते हैं, सबसे ज़्यादा किसकी बनती है, क्लास टीचर के साथ मॉनिटर की, है ना मॉनिटर की सबसे ज़्यादा बनती है। ऐसे ही रशिया भी चमचा था, ठीक है, यूएसएसआर का।
इसकी ज़्यादा बनती होती थी। अब आफ्टर क्या होता है, जब आपका ठीक है यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है बच्चे, तो यूएसएसआर आपका फिर आगे चल के रशिया बनता है। इसका मैं प्रोसेस समझाऊंगी, अभी आप इस फ्लैग के ऊपर ध्यान मत दो। यूएसएसआर आपका कैसे बना, जब आपका रशियन रेवोल्यूशन हुआ था 1917 में, उसके बाद आपका यूएसएसआर बनता है। ठीक है, यूएसएसआर बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर था आपकी सोशलिज्म आइडियोलॉजी से, एंड ये बहुत ज़्यादा अपोज करता था किसकी, यूएसए की आइडियोलॉजी से। ठीक है, कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी को बहुत ज़्यादा अपोज करता था, बिल्कुल पसंद नहीं करता था। यूएसएसआर को एज सेकेंड वर्ल्ड भी बोला जाता है एंड सोशलिस्ट ब्लॉक भी बोला जाता है। अब मैंने आपको यहाँ पे न्यू टर्म सिखाई, सेकेंड वर्ल्ड। सेकेंड वर्ल्ड का क्या मतलब, देखो हमारे 3 वर्ल्ड माने जाते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। जो फर्स्ट वर्ल्ड है आपका वो यूएसए का है, सेकेंड वर्ल्ड यूएसएसआर का है, थर्ड वर्ल्ड आपका है नैम की जो जितनी भी कंट्रीज़ थी। अब नैम क्या था इसका भी मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ। बेसिकली बच्चे ये तो आपका फर्स्ट चैप्टर में ही था, ठीक है, पूरा कंसेप्ट। फर्स्ट वर्ल्ड क्यों इसको बोला जाता है, क्योंकि इसकी आइडियोलॉजी एंड तक जीत जाती है। सेकेंड यूएसएसआर कंपटीशन में था, तभी इसको सेकेंड ब्लॉक बोला जाता है, सेकेंड वर्ल्ड बोला जाता है। ठीक है, अब यूएसए को एज अ कैपिटलिज्म ब्लॉक भी बोला जाता है, या फिर कैपिटलिस्ट ब्लॉक। ठीक है, कैपिटलिस्ट ब्लॉक भी बोला जाता है। यूएसएसआर को सोशलिस्ट ब्लॉक भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी से ही इनके नेम पड़े हैं, इनकी आइडियोलॉजी से ही इनको बुलाया जाता था। नैम को नैम क्यों बोला जाता था, क्योंकि कुछ ऐसी पावर्स भी थी जो ना यूएसए को सपोर्ट कर रही थी ना यूएसएसआर को सपोर्ट कर रही थी, तो उन्होंने अपना एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसको आगे चल के बोला गया नैम, नॉन अलाइंड मूवमेंट। और इसमें हमारा इंडिया पार्ट था, इंडिया एज अ फाउंडिंग कंट्री माना जाता है नैम। ठीक है, 5 कंट्री थी जिन्होंने मिला के आपको ठीक है नैम बना के दिया था, इंडिया, यूगोस्लाविया, इजिप्ट, घाना और एक और था, मेरे को अभी नेम नहीं उसका याद आ रहा। ठीक है, 5 कंट्री ने मिला के आपका नैम बनाया था। तो ये था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ब्लॉक। वर्ल्ड भी बोला जाता है इसको, ब्लॉक भी बोला जाता है, जैसा आप ठीक समझो। फिर आगे ये बताया गया है कि जो यूएसएसआर की जो मिलिट्री होती थी, देखो हर एक कंट्री की मिलिट्री होती है, हर एक कंट्री की मिलिट्री का कोई ना कोई नाम होता है। ऐसे ही यूएसएसआर की मिलिट्री का नेम था, वो क्या था, वॉरसो पैक्ट। ठीक है, वॉरसो पैक्ट, वॉर और सौ लगा के पीछे पैक्ट लगा देना, ये इनकी मिलिट्री अलायंस थी जो यूएसएसआर को इकट्ठा रखती थी। ठीक है, ये अपने दिमाग में रखना है। ऐसे ही आपके बच्चे यूएसए की मिलिट्री होती थी जिसको बोला जाता था नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वैसे ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये फर्स्ट चैप्टर की ही थोड़ी डिटेल बातें थी जो मैंने यहाँ पे कवर अप करवाती। अब हमने यूएसएसआर की इकोनॉमिक के बारे में पढ़ना है, तो जल्दी से उस स्लाइड को भी देख लेते हैं। हमने अब इकोनॉमिक के बारे में पढ़ना है, तो आपको मैं पहले ही बता दूँ कि यूएसएसआर की जो इकोनॉमी होती थी वो पूरे वर्ल्ड में से सबसे अच्छी होती थी, एक्सेप्ट किससे, यूएसए। ये सिर्फ इकोनॉमी के मामले में उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी से पीछे रह जाते थे, वरना इनकी इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती थी। ठीक है, इकोनॉमी के पॉइंट्स मैंने यहाँ पे डायग्राम से बनाए हैं, अगर आप ये भी बना के आते हो ना तो आपके मार्क्स इंक्रीज ही होंगे, क्योंकि बोर्ड में क्या होता है, आपको अपना पेपर बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना होता है। मेरे पास ठीक है मेरे प्रीवियस ईयर्स के पेपर भी पढ़े हैं, इनफैक्ट कॉलेज के भी पढ़े हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे बोर्ड में ठीक है आंसर शीट लिख के आते हैं, जिससे आपके मार्क्स और ज़्यादा इंक्रीज होंगे। जल्दी उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, तो उससे पहले छोड़ो, हम इसको पढ़ लेते हैं इकोनॉमिक के बारे में। अब देखो जो यूएसएसआर की इकोनॉमी थी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत हाई ग्रोथ रेट थी उसकी। ठीक है, तो पहला फीचर यहाँ पे दिया गया है कि यूएसएसआर की जो इकोनॉमी थी उसमें कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क होता था, मतलब बातचीत के लिए अगर हम नेटवर्क की बात करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता था। वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज होते थे। अब आप खुद सोचो, रशिया जो आज का है वो ठीक है सबसे बड़ा आपका एरिया में सबसे बड़े और पहले नंबर पे आता है रशिया। तो आप खुद सोचो जिस कंट्री की ठीक है एरिया इतना ज़्यादा बड़ा होगा उसमें एनर्जी रिसोर्सेज भी तो सबसे ज़्यादा ही होंगे, तो ऑयल, आयरन, स्टील बहुत लार्ज अमाउंट में यहाँ पे मिलता था। थर्ड वन इज दैट कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर कनेक्ट विद रिमोट एरियाज़। इवन रिमोट्स एरिया आपके वो एरियाज़ होते हैं जहाँ पे कोई इंसान नहीं रहता या फिर जहाँ पे जाना मुश्किल होता है, फॉर एग्जाम्पल अटलांटिक में और आपके हिमालयस पे रहना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा
ज़्यादा मुश्किल है। तो वहाँ तक ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर बनाते थे कि कोई सामान अगर वहाँ से लाना पड़ जाए तो हम ईजिली ले आएँ। उसके बाद है आपका डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री, ये भी बहुत ईजी है। डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री का होता है, देखो डोमेस्टिक क्या होता है, घर का सामान बनाने वाली कोई चीज़। कंज्यूमर इंडस्ट्री जो पिन से लेके कार तक चीज़ें बनाया करती थी, मतलब छोटी से लेके कोई भी बड़ी चीज़ हो गई वहाँ तक वो चीज़ बनाया करती थी। आगे है आपका बेसिक नेसेसिटी। देखो मैंने आपको इसकी आइडियोलॉजी के बारे में बताया, क्या थी इसकी आइडियोलॉजी, कम्युनलिज्म, जिसको सोशलिस्ट भी बोला जाता है, सोशलिज्म भी बोला जाता है, ठीक है। अब कम्युनलिज्म की जो आइडियोलॉजी थी वहाँ पे गवर्नमेंट खुद लोगों को देखती थी, तो वो जो बेसिक नेसेसिटी होती है एक ह्यूमन बीइंग को जीने के लिए, क्या होती है, कपड़ा रोटी मकान, ठीक है, वो गवर्नमेंट खुद, सरकार खुद इनको दिया करती थी। तो कितना अच्छा सिस्टम था ना, ये पॉइंट मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था यूएसएसआर की इकोनॉमी के बारे में। आगे है नो अनएम्प्लॉयमेंट। वाह यार, ये चीज़ देखने वाली है। अब इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की जो गिनती है वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्केल पे है, बट यूएसएसआर में ऐसा नहीं होता था। इनकी जो आइडियोलॉजी थी उसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखने को नहीं मिलती थी। तो लास्ट है आपके पास स्टेट ओनरशिप। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि जितना भी कोई चीज़ होती थी, कोई भी चीज़ हो गई, ठीक है, लोगों के पास, वो कौन हैंडल करता था, आपका स्टेट गवर्नमेंट हैंडल करती थी। तो स्टेट ओनरशिप भी देखने को मिली हमें इकोनॉमिक में। अब हमने इकोनॉमिक पढ़ ली, ठीक है, क्या चीज़ होती थी। अब हम इसके थोड़े से डीमेरिट्स भी पढ़ेंगे। देखो अगर हम डीमेरिट्स की बात करें तो चीज़ें तो सब बनाती थी ये, बट ये यूएसए, वेस्ट क्यों लिखा गया है, क्योंकि यूएसए की डायरेक्शन कौन सी है, वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो इकोनॉमी के मामले में ये यूएसए से पीछे रह जाते थे। क्यों, इनकी टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता था। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऑनलाइन शॉपिंग ऐप के बारे में बताती हूँ, मीशो। आई थिंक आपने सारे बच्चों ने, ठीक है, उसको यूज़ किया होगा। देखो प्रोडक्ट वहाँ पर बहुत ज़्यादा सस्ता होता है, बट अगर आप मंगवा लो तो उसकी जो क्वालिटी होती है ना बहुत ज़्यादा बेकार होती है। मैंने जितनी बार भी ऑर्डर किया बेकार ही है, ठीक है। तो यही चीज़ होती थी कि चीज़ें सब बनाता था बट क्वालिटी के मामले में लो था ये, ठीक है, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता था। आगे है आपका कि ये यूएसएसआर जो होता था, ठीक है, आर्म रेस क्या होती है बेटा, आपकी वेपन्स वाली रेस, ठीक है, उसमें यूएसए को अच्छे तरीके से टक्कर दे देता था यूएसएसआर। बट आफ्टर दैट क्या होता था, अगर हम आर्म रेस में, वॉर्स में ही इतना ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं तो इकोनॉमी तो अपने आप ही नीचे गिरेगी एक टाइम पे आके। तो ये चीज़ देखने को मिली। इसने सबसे ज़्यादा पैसा लगाया था अफगानिस्तान 1979 की जो वॉर हुई थी, ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। सीबीएसई ने ये टॉपिक ऐड किया है, डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे। आगे है इनका पैसा इतना ज़्यादा गिर गया था जिस करके खाने की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो गई, ठीक है। तो इम्पोर्ट्स ज़्यादा करवाने पड़े। देखो एक्सपोर्ट क्या होता है, जब कंट्री से बाहर कोई मटेरियल जाता है। इम्पोर्ट क्या होता है, जब हम किसी कंट्री से अपनी कंट्री में मंगवाते हैं। तो खाना मंगवाना पड़ रहा था, इतनी गंदी सिचुएशन हो गई थी। सोवियत यूनियन की जो इकनॉमी थी बेटा वो पूरे तरीके से गिर गई थी, फ्लैटर हो गई थी, मतलब कोई वहाँ पे डाटा हमें अच्छा देखने को नहीं मिला, पूरे तरीके से गिर गई थी 1970 के टाइम पीरियड में। यही आपका इकोनॉमी। अब हम सिर्फ पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में बात करेंगे और उसके बाद ये पार्ट 1 वीडियो का, ठीक है, ख़त्म कर दूंगी मैं, ठीक है। तो चलो आप पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ देखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ यूएसएसआर। पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होता था यूएसएसआर का। देखो जो पॉलिटिकल सिस्टम होता था, मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होती थी, लोग नहीं बोल सकते थे सरकार के खिलाफ, ठीक है। बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिव एंड ऑथोरिटेरियन रूल होता था, बहुत ज़्यादा गंदा कि लोगों को रहना मुश्किल हो जाए। लैक ऑफ डेमोक्रेसी हमें देखने को मिलती है। इवन अगर लोग अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करते थे तो कैसे करते थे, वो जोक्स लिख के न्यूज़पेपर पे, ठीक है, या फिर उनकी कोई पिक्चर बना के अपने ऐसे व्यूज़ एक्सप्रेस करते थे, मतलब मुंह पे नहीं बोल सकते थे वो सरकार के खिलाफ। आगे है आपका वन पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम होता था मतलब एक ही जो होगी गवर्नमेंट वो ही रूल करेगी, ठीक है, और कोई उसके ऑपोजिट खड़ी भी नहीं हो सकती, इलेक्शन में कोई और सरकार नहीं आ सकती। और जो ये वन पार्टी सिस्टम में जो गवर्नमेंट रही वो आपकी 17 ईयर्स तक रहती है एंड उस गवर्नमेंट का नाम था कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, रशिया की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया, वो इसकी गवर्नमेंट का नाम था। आगे बताया गया है डोमिनेंस ऑफ रशिया इन एवरीथिंग। अब जहाँ देख लो भाई किसके चर्चे हैं, रशिया के। कोई भी चीज़ होती थी, कोई भी अगर लोगों ने कोई फंक्शन भी करना ना तो किसका नाम लेते हैं जी, रशिया को लेके आओ। जैसे आपका क्लास का मॉनिटर होता है, ठीक है, जिसको फंसाना होता है तो सबसे पहले क्या बोलते हैं, मॉनिटर ने किया, ठीक है। तो ऐसी रशिया की बात की गई थी, ठीक है, यहाँ पे बताया गया। मोस्ट ऑफ द सोवियत स्टेट नीडेड रिफॉर्म। अब क्या होता है देखो, कोई भी अगर बच्चा पढ़ा रहा है, फॉर एग्जाम्पल टीचर की मैं बात करूँ,
करूँ। अगर वो अपना टीचिंग मेथड रख रहा है जो उसने शुरू से स्टार्ट किया था, तो बच्चे क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। तो एक ऐसा टाइम आता है बच्चे, हमें जिस टाइम पे ठीक है अपने आप को भी थोड़ा चेंज करना पड़ता है, अपने आप को भी थोड़ा अपलिफ्टमेंट करना पड़ता है। आपको मैं सिंपल एग्जांपल देती हूँ। आप ठीक है एग्जाम से पहले 2 घंटे पढ़ते थे, बट आपके एग्जाम्स आगे पास, तो आप इसको इस टाइम को बढ़ाओगे ना। कहीं तो बच्चे होते हैं वो 2 से 1 कर देंगे, बढ़ाएंगे नहीं, बट आप इसको बढ़ाओगे ना तो 2 से आप कितना 5 कर दोगे, 5 आवर्स पढ़ना शुरू कर दोगे। तो यही होता है, फिर फॉर्म्स लेके आने पड़ते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये था आपका पॉलिटिकल सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास पूरा टॉपिक है गोर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन। बस यहीं तक मैं आपको पढ़ाऊंगी, बाकी जो इसका अगला टॉपिक होगे जितने भी, वो पार्ट सेकंड में हम लेके आएंगे। ठीक है, अब हम गोर्बाचेव एंड डिसइंटीग्रेशन के बारे में बात कर लेते हैं। देखो गोर्बाचेव आपका कौन था, पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरी ड्राइंग के ऊपर मत जाना, ये मैंने बहुत मुश्किल से बनाई है। और हाँ, अगर आपको मेरी ड्राइंग पसंद आती है तो इसे लाइक करना ज़रूर प्लीज़। ठीक है, गोर्बाचेव के लिए एक लाइक प्लीज़ ज़रूर कर देना। अब देखो हम गोर्बाचेव के बारे में पढ़ते हैं। गोर्बाचेव कौन था, इसका पूरा नाम था मिखेल गोर्बाचेव। ये आपका जनरल सेक्रेटरी था कम्युनिस्ट पार्टी का, कब 1985 में। अब गोर्बाचेव थोड़ा इंटेलिजेंट पर्सन था, मुझे तो इंटेलिजेंट लगा, बट मैं आपको जब इसकी कहानी सुनाऊंगी तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना कमेंट सेक्शन में। अब देखो गोर्बाचेव जो था, इसको पता था कि हाँ वेस्ट हमसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा आगे है, वेस्ट की जो टेक्नोलॉजी है वो अच्छी है। मैंने आपको अभी बताया कि इकोनॉमिक में ये बहुत अच्छी चीज़ें बनाता था, बट क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी, तो इसको सब वो चीज़ें पता थी। तो ये चाहता था कि मैं कुछ रिफॉर्म्स लेके आऊँ, ठीक है, यूएसएसआर में। तो इसने क्या किया, अपने 2 पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस किया। तो पहली पॉलिसी जो थी उसका नाम था पेरिस्टोकिया। पेरिस्टोकिया था बेटा, मतलब होता है आपका चेंज लेके आना। चेंज मतलब क्या, कि कोई भी इंस्टीट्यूशन है उसमें थोड़ा चेंज लेके आना, कि थोड़ा रिफॉर्म करना। अगर आपका कोई सिस्टम अच्छा नहीं है पढ़ाई में, ठीक है, उसको थोड़ा चेंज करना, रिकन्स्ट्रक्शन चेंज करना, बेसिकली इसका मतलब ये होता है। आगे थी आपकी पॉलिसी ग्लास नोट। ग्लास नोट का क्या मतलब होता है, ओपननेस ऑफ गवर्नमेंट। अब यहाँ पे लैक ऑफ फ्रीडम हमें देखने को मिलती थी, बट गोर्बाचेव यही चाहता था कि नहीं, लोगों को बोलना चाहिए। देखो आप फॉर एग्जांपल आप ठीक है अपने यूट्यूब पे जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, अगर आपको किसी ने सजेशन दिया कि हाँ इसमें थोड़ा चेंज लेके आओ, तो आप वो करोगे ना, कि हाँ फिर आपको पता तो लगेगा ना कि आपकी प्रोग्रेस ठीक जा रही है कि नहीं। ऐसे ही ये तो गवर्नमेंट को चुप करवा देते थे, गवर्नमेंट बोलती कि तूने हमारे खिलाफ नहीं कुछ बोलना, ठीक है। बट ये चाहता था कि लोगों को गवर्नमेंट के खिलाफ थोड़ा बोलना चाहिए, ओपननेस होना चाहिए, मतलब एक फ्रेंडली रिलेशनशिप हमें देखने को होना चाहिए। तो ये इसकी पॉलिसी थी। अब इसकी पॉलिसी के साथ क्या हो जाता है, ये इंट्रोड्यूस कर देता है अपनी 2 पॉलिसीज़ को यूएसएसआर में। अब देखो जहाँ पे आपको ठीक है डेमोक्रेसी कभी देखने को नहीं मिली, अब वहाँ पे डेमोक्रेसी आ चुकी थी। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपको ठीक है आइसक्रीम मैंने खिलाई, समझ लो, सच में नहीं, इमेजिन करना है कि मैंने आपको आइसक्रीम खिलाई। मैंने आपको एक ऐसा फ्लेवर खिलाया जो आपने कभी खाया ही नहीं है। तो आप तो ये बोलोगे ना, हाँ दीदी आगे से मैं यही फ्लेवर अपनाऊंगा, मुझे दूसरी खानी ही नहीं है। तो इसी के दौरान क्या हुआ कि लोगों ने कभी डेमोक्रेसी टेस्ट ही नहीं की थी, बट अब उन्होंने टेस्ट कर ली थी। किसके अकॉर्डिंग, गोर्बाचोव के लिए, ठीक है, इन्होंने डेमोक्रेसी को टेस्ट कर लिया था। अब जब जहाँ पे डेमोक्रेसी आ चुकी थी, फिर लोग क्या बोलते थे कि हमें जो आपका ओल्ड सिस्टम था ना, ये जो पुराना सिस्टम था जहाँ पे आप हमें फ्रीडम नहीं देते थे, हम वो सिस्टम नहीं अपनाएंगे आपका, ठीक है, अब हमें यही सिस्टम ला के दो। तो लोग क्या करते हैं, अब गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं कि नहीं, हमें चाहिए तो चाहिए डेमोक्रेसी चाहिए, कैपिटलिज्म वाली आइडियोलॉजी चाहिए, वरना आप दफ़ा हो जाओ, ठीक है। तो वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, गोर्बाचेव को भी, जो इसकी पोजीशन थी ना, जनरल सेक्रेटरी था कम्युनिस्ट पार्टी में, इसको भी बच्चे वो हटा देते हैं अपनी पोजीशन में, और एक कूप इस्टेब्लिश हो जाता है। कूप का मतलब क्या होता है, कूप का मतलब होता है तख्ता पलट, जहाँ पे सरकार गिर जाती है उसको बोलते हैं कूप, ठीक है। सरकार गिर जाती है आपकी, ठीक है। फिर अंडर लीडरशिप आपकी बोरिस येल्टसिन, देखो बोरिस येल्टसिन एक न्यू पर्सन है आपका, वो एमर्ज होता है एज अ नेशनल हीरो, कि जिसकी लीडरशिप के अंदर फिर क्या होता है, 3 रिपब्लिक्स आपकी थी, रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, ये अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देती है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि यूएसएसआर आपका कैसे बना था, 15 रिपब्लिक्स को मिला के, 15 में से 3 ने तो इसका साथ ही छोड़ दिया, कितनी रह गई आपकी 12, ठीक है।
12 रह गई। अब ये 12 को थोड़ी हम यूएसएसआर बोलेंगे। तो इसी दौरान क्या हो गया, आपका यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया। कब हो गया, डेट ज़रूर याद रखना, दिसंबर 1991। किसकी लीडरशिप के अंदर, बोरिस येल्टसिन, बोरिस है ये पूरा नाम, बोरिस येल्टसिन के अंदर, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं। एंड इसी दौरान बेटा आपकी कम्युनलिज्म की जो आइडियोलॉजी थी वो ख़त्म हो जाती है। एंड कौन सी आइडियोलॉजी आपका अपना लेता है यूएसएसआर, कैपिटलिज्म, ठीक है। अब इधर थोड़ा सा और दिया गया, फिर मैं वीडियो को बंद कर दूंगी, फिर हम अगली वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आगे बताया गया है कि जैसे ही आपका यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट होता है उसके बाद आपका सीआईएस बनाया जाता है। सीआईएस बेसिकली क्या था, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स था। ये एक फ्री ऑर्गेनाइजेशन थी। फ्री ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होती है कि अपनी मर्जी से जिसको हम ज्वाइन करते हैं। अब जितनी भी कंट्रीज़ यहाँ पे वो हो गई थी, फ्री हो गई थी, यूएसएसआर जब टूट गया था तो 15 कंट्रीज़ फ्री हो गई थी, तो उन्होंने सीआईएस बनाया था। अब सीआईएस के अंदर बेसिकली यही बताया गया था कि यूएसएसआर की जो पोजीशन थी, ठीक है, वर्ल्ड अफेयर में, यूएसएसआर की जो पोजीशन थी वर्ल्ड अफेयर में, वो अब किसको दी जाती है, रशिया को। तभी हम आज का रशिया बोलते हैं, यूएसएसआर नहीं उसको बोलते, ठीक है। क्योंकि यूएसएसआर क्या था, यूनियन था। यूनियन क्या होता है, जब हम थोड़े बहुत लोगों को मिलाते हैं तब आपका यूनियन बनता है। ग्रुप क्या होता है, ग्रुपिज्म क्या होता है, 4-5 बच्चे होंगे तभी ग्रुप बनेगा, कि एक बच्चे ग्रुप कर ही रहेगा, नहीं, वो चीज़ गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया गया था कि यूएसएसआर की जो पोजीशन थी, चाहे वो यूएन का मेंबर था, यूनाइटेड नेशन का मेंबर था, चाहे वो आपका ठीक है, उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे कितने सारे, तो ये सब जो चीज़ें थी ना वो किसके पास आ गई थी, रशिया के पास। क्यों आई थी, क्योंकि एक तो रशिया हर एक चीज़ में डोमिनेट करता था और रशिया को ही पावर मिलनी थी, ठीक है। क्योंकि बोरिस येल्टसिन जो था बेटा वो भी आपका रशिया का ही था, जो नेशनल हीरो की तरह एमर्ज हुआ था। तो सीआईएस में यही बताया गया है कि यूएसएसआर जिस चीज़ का ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर था वो अब किसको मिल गई थी, रशिया को। यूएसएसआर के पास जितने भी मिलिट्री वेपन्स थे वो किसके पास आ गए थे, रशिया के पास। यूएन में इसकी कौन सी पोजीशन थी, परमानेंट मेंबर था यूएसएसआर, ठीक है। अब वो परमानेंट मेंबर कौन बन गया, रशिया बन गया। तो यही चीज़ आपको बताई गई है। इजी है टॉपिक, आप 2-3 बार इसको पढ़ोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल नीचे दे रही हूँ, आप वहाँ पर जाओ, इसके नोट्स ले लो। आगे का हाफ टॉपिक मैं आपको अगली वीडियो में कवर अप करवाऊंगी, जल्दी वो वीडियो मैं डाल दूंगी, ठीक है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है मेरी, ठीक है, मतलब मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, तो कमेंट करना मत भूलना, लाइक शेयर करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना। और मैं अगली वीडियो में, ठीक है, आपको इसके अगले पार्ट के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।